हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बेशरम बहू। सिया संपन्न परिवार की बड़े शहर में पली बड़ी लड़की थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बड़े लाडों से पाला था माँ बाप ने। एक बार जो मांगा वो तुरंत हाजिर हो जाता। सूरत के साथ साथ उसका सीरत भी बहुत सुंदर था और उच्च शिक्षा भी हासिल की थी। एक तरह से देखा जाए तो सर्वगुण संपन्न थी सिया। एक शाम को सिया के पापा घर में मिठाई लेकर आए और बोले, बधाई हो, हमें अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है। लड़का पढ़ा लिखा इंजीनियर है और देखने में भी बहुत हैंडसम है। एकदम हमारी बेटी के जोड़ का है। दोनों परिवार मिले। लड़की को लड़का पसंद आया और लड़के को लड़की पसंद आई। फिर क्या था, चटमंगनी पट ब्याह हो गया। सिया की शादी छोटे शहर में हुई थी, जहां आज भी घर की बहुओं को घूंघट में रहना पड़ता था। ऐसे तो सिया का ससुराल भी संपन्न था, लेकिन छोटे शहर में आज भी लोगों की सोच संकीर्ण है। वहां घूंघट में रहने का रिवाज आज भी चलता है। इसलिए सिया को भी घर में बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों के सामने घूंघट करना पड़ता था। सिया की सास देविका जी इस मामले में कुछ ज़्यादा ही सख्त थी। वो घर के आस पड़ोस के लोगों तक के सामने भी सिया को घूंघट करने को कहती। सिया की ननद अनन्या और पति आरव कई बार देविका जी को समझा चुके थे कि आस पड़ोस के लोग कौन से हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे क्या घूंघट करना। ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। आज तो ज़माना बदल गया है, लेकिन देविका जी किसी की एक ना सुनती। सिया मॉडर्न होने के साथ साथ समझदार भी थी, इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए देविका जी से कुछ ना बोलती और ना चाहते हुए भी चुपचाप घूंघट कर लेती। सिया की ननद अनन्या हम उम्र होने के कारण उसकी सिया से अच्छी बनती थी। सिया को जब भी मार्केट या किसी काम से बाहर जाना होता तो अनन्या अपनी स्कूटी से ले जाती। सिया को स्कूटी चलाने का बड़ा शौक था। जब मायके में थी तो उसके पास खुद की स्कूटी थी, लेकिन ससुराल में देविका जी ने स्कूटी चलाने के लिए ये कहकर साफ मना कर दिया था कि घूंघट में स्कूटी कैसे चला सकती हो। फिर भी ननद भाभी जब भी बाहर जाते, अनन्या कहती, भाभी यहाँ कौन सा, मम्मी देख रही हैं तो यहाँ काहे का घूंघट। ये लो चाबी और अब गाड़ी आप ही चलाओ, मैं तो पीछे बैठूँगी। सिया की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी। इस तरह अक्सर मोहल्ले से बाहर आकर सिया स्कूटी चलाकर अपना शौक़ कर लेती। पर यह चोरी चोरी का शौक़ कब तक छिप सकता था। एक बार अनन्या के चचेरे भाई, जो सिया के रिश्ते में जेठ लगते थे, उन्होंने सिया को स्कूटी चलाते हुए देख लिया। फिर क्या था, वही हुआ जिसका डर था। जब तक सिया और अनन्या घर पहुँचे, उसके पहले ही भाई साहब घर पहुँचकर देविका जी को पूरी जानकारी दे चुके थे। देविका जी गुस्से से आग बबूला हो गई थी। भाई साहब के जाते ही देविका जी ने अनन्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर सिया थर थर काँपने लगी। मैंने मना किया था ना कि सिया यहाँ स्कूटी नहीं चला सकती, फिर तुमने उसे अपनी गाड़ी क्यों चलाने दी। और सिया, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। ये तुम्हारा मायका नहीं जो खुलेआम सबके सामने गाड़ी और अपना मुंह दिखाती फिरो। देविका जी गुस्से में बोले जा रही थीं। सिया और अनन्या दोनों चुपचाप सुन रही थीं। सबसे ज़्यादा बुरा सिया को लग रहा था कि उसकी वजह से देविका जी ने अनन्या को थप्पड़ मार दिया। सिया ने कई बार देविका जी से माफ़ी मांगी, पर वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गईं। उसके बाद से सिया का घर से बाहर जाना बंद हो गया। अगर सिया को कुछ काम भी होता तो आरव या अनन्या से बोलकर मंगा लेती। एक दिन देविका जी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थीं। सिया घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी आरव को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था और अनन्या दूसरे शहर अपनी सहेली की शादी में गई हुई थी। घर में सिया और देविका जी के अलावा कोई नहीं था। अब तो सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि क्या करे, और देविका जी की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसने किसी तरह देविका जी को अपने पीछे स्कूटी पर बैठाया और अनन्या की स्कूटी से उन्हें हॉस्पिटल ले गई। मोहल्ले वाले मदद करने की बजाय घूर घूर कर सिया को स्कूटी से देविका जी को ले जाते हुए देख रहे। डॉक्टरों ने देविका जी की हालत देखते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। तब तक आरव भी खबर मिलते ही हॉस्पिटल पहुंच गया। जब देविका जी की हालत सुधरी तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। थोड़ी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। ये सुनकर सिया और आरव के तो हाथ पांव ही फूल गए थे। लगभग एक हफ्ते बाद देविका जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। शाम को मोहल्ले की कुछ औरतें देविका जी से मिलने आईं। हाल चाल पूछने के बाद उन्होंने देविका जी के कान भरने शुरू कर दिए कि कैसे सिया बेशर्मी से स्कूटी चलाते हुए गई थी और हम लोगों को देखकर घूंघट भी नहीं किया। देविका जी ने उनके सामने ही सिया को आवाज़ दी। तब तक सिया घूंघट किए हुए सबके लिए चाय भी ले आई। साथ ही डर रही थी कि आज तो माँ जी मुझे छोड़ने वाली नहीं। तभी देविका जी ने सिया को पास बुलाया और उसका घूंघट हटाते हुए कहा, ये हमारे घर की बेटी है और बेटी से भला क्या घूंघट करवाना। कुछ दिनों बाद देविका जी ने सिया को नई स्कूटी की चाबी भी दी, जो उन्होंने बड़े ही शौक़ से अपने पेंशन के पैसों से मंगवाया था, और बोली, आज से तुम भी स्कूटी चला सकती हो। मुझे माफ़ कर दो बेटा, अगर उस दिन तुम मुझे अस्पताल सही समय पर ना ले जाती तो आज मैं यहाँ पर ना होती। ये देखकर मोहल्ले की औरतें मुंह बनाकर एक दूसरे से कानाफूसी करती, लेकिन अब तो देविका जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दोस्तों, हमारा समाज कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गया हो, महिलाएं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हों, पर आज भी बहुत से घरों में महिलाओं को घूंघट से आज़ादी नहीं मिल पाई है। शर्म आँखों में होता है, संस्कार में होता है, ना कि घूंघट में होता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।